हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिली आपको आगामी एचपीजीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कुछ सौरमंडल सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वे कौन सा है, वे बृहस्पति है। जुपिटर जो है वे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आपको पता है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं, ये आपने याद रखना है। और सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह जो है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है, वो बुध है, मरकरी है, ये आपने याद रखना है। और पृथ्वी का जो उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है, ये आपने याद रखना है। सूर्य से सबसे निकट जो ग्रह है, सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीक जो ग्रह है वे कौन सा है? वे बुध है। और सूर्य से सबसे दूर जो स्थित ग्रह है वे कौन सा है? वे वरुण है, नेपच्यून है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वे कौन सा है? वे शुक्र ग्रह है, वीनस है, जिसे सांझ का तारा, भोर का तारा, इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। और सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है? चमकीला ग्रह जो है वो आपका शुक्र है, ये भी आपने याद रखना है। जबकि सबसे अधिक चमकीला तारा जो है वो आपका साइरस है। और सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वे कौन सा है? वे बृहस्पति है, जुपिटर है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो है वो आपका वरुण है, नेपच्यून जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है। जबकि सबसे गर्म ग्रह जो है, सबसे गर्म ग्रह जो है वो आपका शुक्र है, वीनस है, ये आपने याद रखना है। और सबसे ठंडा जो है वो आपका नेपच्यून है, वरुण है। सबसे अधिक भारी ग्रह जो है, भारी ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति है। और बृहस्पति को विंटर प्लैनेट भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। और रात में लाल दिखाई देने वाला प्लैनेट कौन सा है? वो मंगल है। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वे आपका गैनीमेड है, ये आपने याद रखना है। और सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है वे आपका डिमोस है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नीला ग्रह जो है, ब्लू प्लैनेट जो है वो किसे कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि इसमें पृथ्वी में जल की अधिकता के कारण इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। भोर का तारा जो है वे आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सांझ का तारा जो है वो भी आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और पृथ्वी की बहन, सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की बहन जो है वो किस ग्रह को कहते हैं? बीबी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। सौंदर्य का देव जो है वो आपका शुक्र ग्रह को कहते हैं। ग्रीन प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रीन प्लैनेट जो है वो अरुण को, यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। जबकि रेड प्लैनेट जो है वो मार्स को कहा जाता है। और ब्लू प्लैनेट जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है। और विशाल लाल धब्बे वाला जो ग्रह है वे किसे कहा जाता है? वे बृहस्पति को कहा जाता है, जुपिटर को कहा जाता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो सौरमंडल से संबंधित है। अब बात करते हैं कुछ फसलों के बारे में कि ऋतुओं के आधार पर फसलों का जो वर्गीकरण होता है कि रबी की फसलें कौन सी होती है, खरीफ की कौन सी होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो रबी की फसल कौन सी होती है? रबी की फसलें जो होती हैं वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ये आपकी रबी की फसलें होती हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों जो हैं वो आपकी रबी की फसलें हैं। बात करते हैं खरीफ की फसलों के बारे में। तो खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? ये जून जुलाई में बोई जाती हैं, जून जुलाई के महीने में ये बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का हो गया, ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। उसी तरह बात करते हैं जायद फसलें कौन सी होती हैं। जायद फसलें जो होती हैं वे मई जून के महीने में बोई जाती हैं, मई जून के महीने में बोई जाती हैं, जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। जैसे राई हो गया, मक्का हो गया, जवार हो गया, ये जायद फसलें होती हैं। उसी तरह नकदी फसलें कौन सी होती हैं? नकदी फसलें जो होती हैं ये वे फसल होती हैं जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती हैं। तो ये जो नकदी फसलें होते हैं
ये व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट, ये चाय हो गया, ये जो है वो आपकी नकदी फसलें हैं। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ से आपसे फसलों से भी क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं, कि ऐसे पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। तो ये आपको पता लग गया होगा कि ये कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान का जो निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन था, वे जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर किया गया था। और संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वे कब हुई थी? वे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये आपने डेट याद रखनी है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। क्यों किया था ये भी आपको पता होगा। और इस पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वे कौन थे? वे सच्चिदानंद सिन्हा थे डॉक्टर। और 11 दिसंबर 1947 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको पता है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अपनी स्वीकृति जो थी वो प्रदान की थी। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना जो थी वो 29 अगस्त 1947 को की गई थी। अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों को की कुल संख्या जो थी वो 7 थी। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया, जो संविधान बनाने में जो समय लगा था वे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित घोषित किया गया था। भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस जो था, रिपब्लिक डे जो था वो मनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से ये लागू हो गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक के रूप में जाना जाता है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है। जब संविधान बना था उस समय संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों को बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियां थी। और संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो केवल 1 बार ही संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। अब बात करते हैं संविधान के स्रोत के बारे में, कि किस देश से कौन से स्रोत लिए गए हैं। बात करते हैं ब्रिटेन देश के बारे में। तो ब्रिटेन देश से संसदीय शासन हो गया, विधि निर्माण प्रक्रिया होगी, एक नागरिकता होगी, द्विसदनी व्यवस्था जो है ये आपकी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियां जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये सभी जो है वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ये आपने याद रखना है। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था होगी, अभिशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है, ये सभी जो है वो आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं आयरलैंड देश के बारे में। तो आयरलैंड देश के संविधान से नीति निदेशक सिद्धांत हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान जो हैं वो आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध जो है, आपातकाल जो संबंधित जो स्रोत है वे आपके जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा होगी, समवर्ती सूची होगी और केंद्र राज्य संबंध जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। गणतंत्र जो है वो आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। और इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, जो संविधान में संशोधन होता है, अमेंडेंट होता है, वे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वे है उसका जो स्रोत है वह आपका दक्षिण अफ्रीका देश से, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन जो है वो लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वे भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं संसद के बारे में। तो संसद आपको पता है भारत की जो संसद है
वे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, ये आपने याद रखना है। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा या संसद का उच्च सदन, ये संसद का उच्च सदन है और अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है, राज्यों के प्रतिनिधियों से बनता है। और राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वे 250 है। वर्तमान में ये संख्या जो है 245 है, जिसमें 233 सदस्यों का जो चुनाव है वे राज्यों से, और 12 सदस्यों का जो चुनाव है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वो नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। उसी तरह कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों में से 12 व्यक्ति जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वे 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य जो है वो हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिस कारण राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वे आपका 6 वर्ष का है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यह तो आपको पता ही होगा। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीटें हैं। सबसे अधिक सीटें जो है राज्यसभा की वो उत्तर प्रदेश में है, कितनी है? 31 हैं। और महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सीटें हैं, 19 है। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। प्रेजेंट में राज्यसभा के सांसद कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश से, ये आपको पता होना चाहिए। जगत प्रकाश नड्डा, जो श्री जगत प्रकाश नड्डा जो हैं हिमाचल से राज्यसभा सांसद है। श्रीमती इंदु गोस्वामी जो हैं वो भी राज्यसभा सांसद हैं। और प्रोफेसर सिकंदर कुमार जो हैं ये भी राज्यसभा सांसद है। तो हिमाचल से 3 सीटें हैं राज्यसभा की, 3 सांसद हो गए। लोकसभा की 4 सीटें हैं। लोकसभा सांसद कौन कौन से हैं? तो कांगड़ा, चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से श्री किशन कपूर जी जो है वो सांसद हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग ठाकुर हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप हैं। और मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद जो है श्रीमती प्रतिभा सिंह हैं, ये आपने याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है वो लोकसभा है, और लोकसभा के बाद मंडी संसदीय क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश का मंडी संसदीय क्षेत्र जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, ये आपने याद रखना है। राज्यसभा सदस्यों की प्रमुख योग्यताओं के बारे में बात करते हैं, तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। वे केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए राज्यसभा सदस्य जो है। लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा संसद का इसे प्रथम सदन या निम्न सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है, जिसकी अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। प्रेजेंट में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वे कौन है? ओम बिड़ला है, ये आपने याद रखना है। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं। और संविधान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 552 निर्धारित की गई है। वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 545 है। इनमें से 530 सदस्य जो हैं राज्यों से, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, तथा 2 सदस्य जो है वो आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य लोकसभा के लिए 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करता है। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वे गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष प्रणाली के आधार पर होता है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और जो प्रेजेंट वर्तमान जो लोकसभा है वे कितनीवीं लोकसभा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह 17वीं लोकसभा है, ये आपने याद रखना है। अगले वर्ष ही आम चुनाव है लोकसभा के, वो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होंगे। लोकसभा सदस्यों की प्रमुख योग्यताएँ जो हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो वे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु जो है वो 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। राज्यसभा में 30 वर्ष थी। वे भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं योजना आयोग के बारे में। तो योजना आयोग जो है, प्लानिंग कमीशन जो है, भारत में योजना आयोग का जो गठन था वो नियोगी समिति, ये आपने याद रखना है, नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को किया गया था। ये एक संविधानेतर संस्था थी जिसका पदेन अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता था। इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है 1 जनवरी 2015 को, ये आपने याद रखना है। नीति आयोग ने योजना आयोग को रिप्लेस किया है, उसकी जगह पर अब नीति आयोग आया है। नीति आयोग की जो स्थापना है वे 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए,
नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो आपकी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग है। ये आयोग विकास प्रक्रिया में निर्देश तथा रणनीतिक परामर्श देता है। इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वे अरविंद पंगड़िया थे। ये आपने याद रखना है। इसके जो उपाध्यक्ष जो थे, प्रथम उपाध्यक्ष वे अर्थशास्त्री अरविंद पंगड़िया थे। इसका अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष थे वे श्री नरेंद्र मोदी थे, प्रेजेंट में भी वही हैं, ये भी आपने याद रखना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, उनके लेखक के बारे में बात करते हैं। तो अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक लाला लाजपत राय हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो है वो कई बार पूछा गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो पुस्तक है वे किसने लिखी है? वे महात्मा गांधी ने लिखी है। हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो भी महात्मा गांधी ने लिखी है। भारत दूरदर्शा जो पुस्तक है वे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वे भी राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, ये आपने याद रखना है। हिंदुस्तान ये पत्र है, ये मदन मोहन मालवीय ने लिखा था। इंडिपेंडेंट पत्र जो था वो मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। इंडिया फॉर इंडियंस जो पुस्तक थी वे CR दास ने लिखी थी। और इंडिया विन्स फ्रीडम जो पुस्तक थी वे मौलाना आज़ाद ने लिखी थी। इंडियन अनरेस्ट ये जो पुस्तक थी वो वैलेंटाइन शिरोल ने लिखी थी। न्यू इंडिया जो पुस्तक थी वे एनी बेसेंट ने लिखी थी। कॉमनवेल्थ पत्र जो था वो एनी बेसेंट ने लिखा था। नेशन पत्र जो था गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा था। कॉमरेड जो पत्र है वे मोहम्मद अली ने लिखा था। केसरी पत्र बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। कर्मयोगी जो है वो पत्र युगांतर अरविंद घोष ने लिखा था। उसी तरह हिंदू पैट्रियार्ट जो था पुस्तक जो थी वो हरीश चंद्र मुखर्जी ने लिखी थी। गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने पुस्तक लिखी थी। नील दर्पण पुस्तक जो थी वो दीनबंधु मित्र ने लिखी थी। वंदे मातरम जो पुस्तक थी वे अरविंद घोष ने लिखी थी, ये भी आपने याद रखना है। बॉम्बे क्रॉनिकल जो पुस्तक थी वो भरोसा मेहता ने लिखी थी। द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो पुस्तक थी वो VD सावरकर ने लिखी थी। अमृत बाजार पत्रिका जो पुस्तक थी वे शिशिर कुमार घोष ने लिखी थी। अब कुछ वचन और नारे हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रसिद्ध वचन जो था वो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जो प्रसिद्ध वचन था ये किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। जय हिंद का जो नारा था वे किसने दिया था? वे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो प्रसिद्ध वचन था ये राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था, ये आपने याद रखना है। पूर्ण स्वराज जो नारा था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल ने कहा था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये जो नारा था वे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था, ये आपने याद रखना है। वंदे मातरम जो था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने जी ने दिया था। जन गण मन अधिनायक जय है ये जो प्रसिद्ध वचन था ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। किस क्षेत्र में? लिटरेचर के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए मिला था, साहित्य के लिए, ये आपको पता ही होगा। ये भारत के और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ जो था वो मिला था। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वेदों की ओर लौटो जो नारा था वे स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वे भगत सिंह ने दिया था। आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था नारा। दिल्ली चलो को जो नारा था वे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत छोड़ो नारा जो था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का जो नारा था वे भी महात्मा गांधी जी ने दिया था। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो था ये जो नारा था वे श्यामलाल गुप्त पार्षद ने दिया था, ये आपने याद रखना है। लास्ट में हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं, और ये अधिकार जो है वो न्याय संगत हैं। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। बात करते हैं 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार जो है इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है इसका। स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसका अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक वर्णन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक इसका वर्णन है। जबकि धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वे अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। संस्कृति और शिक्षण संबंधी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक इसका वर्णन है। जबकि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी, इसका जो वर्णन है वह आपका अनुच्छेद 32 में है, ये आपने याद रखना है। तो
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जो मेनली आपको आगामी HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर, JYT पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।